बात करूं तो फंक्शन लिखा हुआ है ये नॉर्थ साउथ, ठीक है? तो क्या पास होता है? SRI, SCI, ERI, ठीक है? रजा आ जाओ। क्या चेक करेंगे? नॉट सो so if SCI double equal to ECI फिर इसको पहले रिटर्न कर देंगे, ठीक है? That's it. You don't need to check anything else. You don't need to check anything else. You know why? सर यही कंडीशन होती है जिसमें ये एक वाइड कंडीशन होती है जो इस मूवमेंट में इस ट्रू होती है, लाइक रोज चेंज हो जाती है, अगर कॉलम ही नहीं चेंज होता, अगर कॉलम चेंज नहीं बड़ी बड़ी बात बताओ ना, मैं यहाँ से चला, मैं इस कोऑर्डिनेट से चला और वापस इसी पे आ गया, मैं यहाँ से चला और वापस मैंने एंड कोऑर्डिनेट भी मैंने यही दे दिया। तो माय क्लेम इज द फॉलोइंग कि आपका जो आपने जो अपनी चेस्ट बनाई थी ना, उसमें जो पिछले फेज में मैंने आपने भी काम किया फेज 0 में, उसमें जो आपने काम किया वो एक वैलिड डेस्टिनेशन को चेक करता है। अगर आपने कॉलम भी यही दे दिया और रो भी यही दे दिया फिर वो वैलिड तो वो वैलिड डेस्टिनेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पर वही पड़ा हुआ है, तो उसका पीस आई मीन वैलिड सिलेक्शन के लिए जो टर्न थी वैलिड डेस्टिनेशन वैसे ही रिटर्न फॉल्स करेगा, तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये बात समझ? सो ऑल यू नीड टू चेक इज कि आप चेक करें कि अगर इसका SCI इज डबल इक्वल टू ECI। जी बेटा क्या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट आप कहना चाह रही है कि मैं यहाँ पे साथ ही एक और लगा दूं एंड मैं कह रहा हूँ वो कोई आप लगा सकती है, मैं करने क्या कर सकते, लेकिन वो शायद जरूरी नहीं है। यहाँ पे कह रही है कि SRI is not equal to ERI। ये आप चेक लगाना चाहते हैं ना कि रोज कॉलम उसके इक्वल हो और रो उसकी इक्वल ना हो, ये चेक लगाना चाहती है ना, लगा दे, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चेक शायद एक्सेस है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कोऑर्डिनेट था और एंड कोऑर्डिनेट भी वो यही दे देता है, तो जो आपने फंक्शन लिखा था ना वैलिड डेस्टिनेशन वाला, वो वैसे ही इसको आगे आने नहीं देगा। समझ में आ गई बात? चले जी, आपने NSM कर लिया, नॉर्थ साउथ मूवमेंट कर लिया। चले जी आगे आते हैं ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। अच्छा बात है, ये मैंने रिटर्न में लिख दिया, तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न फॉल्स होगा। जी इधर क्या लगाएं? अगेन SRI पास होना है, SCI पास होना है, SRI इक्वल टू SCI। हाँ जी बताएं। कॉलम क्या रो? सर ऑपोजिट है उसके, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कॉलम में चेंज होगा और रो सेम रहेगी। हाँ तो क्या चीज सेम रहेगी? So ERI is equal to SRI and हाँ जी बताएं। एंड नाम लगाना पड़ता लेकिन अगर लगाना चाहते हैं तो क्या होगा? SCI is not equal to ECI। चलिए प्लीज ना लिखें, ये ना लिखें। ये आपने दो फंक्शन लिख दिए है ना। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि आपने थर्ड फंक्शन लिखना है जो कि है फ्लफी मूवमेंट।
ECI। हाँ जी, यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी। अगर आप बेटा, अगर मैं आपको कह दूं कि ये मेरा एक सेंटर है, जिससे कोऑर्डिनेट है SRI और SCI, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है इसके, या इवन मैं इसको इस तरह लिखूं, इसको मैं कह देता हूं ये मेरा कोऑर्डिनेट है RI और CI, ठीक है, ऑलराइट। कैन यू टेल मी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? जुनैद बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? मौसम को बताओ। ये RI और CI है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश, RI इसकी रो किसके बराबर होगी? जो इसकी रो है उससे एक ज्यादा, यानी +1। और कॉलम क्या होगा? कॉलम क्या होगा? कॉलम भी एक तरफ, ऐसी है। अच्छा, यहाँ बना दो, इससे कोऑर्डिनेट क्या होगा? RI +2 और ये क्या हो जाएगा? CI +2, ठीक है। ये समझ में आ गया? इस डायगोनल के ऊपर, ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर अगर तुम देखो तो ये अगर आपका है इधर, ये क्या होगा? RI +3 होगा और ये RI और CI +3। ये आपका कोई एंडिंग कोऑर्डिनेट है ना? ये आपका एंडिंग कोऑर्डिनेट निकालिए। अगर आप इसमें चेंज कैलकुलेट करें तो कितनी चेंज आएगी? हाँ, सॉरी, +1 यानी ये आपका रो आई था, ये स्टार्टिंग रो आई था, ये स्टार्टिंग कॉलम आई, और ये आपका ERI है और SCI। ये अगर आप निकालें तो क्या निकला है? ERI माइनस SRI। ये जो वैल्यू निकली है, ये वो वैल्यू है कि आप स्टार्ट से एंड में आने में आपको कितने चेंज, आपने रो चेंज कितनी की। इसी तरह अगर आप एंडिंग कॉलम इंडेक्स माइनस SCI करें तो ये निकलता है कि आपके कॉलम में कितनी चेंज आई है। अच्छा, ये दोनों चेंज जो आपने निकाली है इस डायगोनल के लिए एग्जैक्टली सेम होती है। सो इट मींस कि अगर आपने ये डेल्टा R निकाला है और ये डेल्टा C निकाला है, इफ डेल्टा R डबल इक्वल टू डेल्टा C, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब है कि ये वाला डायगोनल ऐसी है। अब हम ये वाला डायगोनल चेक करते हैं। कैन यू टेल मी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? RI तो +1 ही होगा, CI -1 होगा। इसका क्या कोऑर्डिनेट होंगे? RI +2 होगा और CI -2 होगा। यहाँ पर क्या होगा? RI +3, CI -3। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पर मैं अगर एंड में पूछता हूँ तो अब अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो रो में चेंज आई है पॉजिटिव और कॉलम में चेंज आई है नेगेटिव, लेकिन चेंज एग्जैक्टली सेम आई है। सो इट मींस और माय चेंज इन रो डबल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉलम। ये बात समझ में? क्यों? अगर इसमें इंक्रीमेंट 3 की आई है तो उसमें इंक्रीमेंट -3 की आई है, तो माइनस जरा माइनस कितना होता है? 0, पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू -3 इज +3, तो 3 विल बी डबल इक्वल टू। ऊपर भी अगर हम लोग इसमें गौर करें, क्या कहते हैं ERI और ECI प्लस करें, जैसे आपने वो 80 लिखा था, 35 लिखा था, अगर इनको हम प्लस 8 निकलता है। तुम ये वाला केस बता रहे हो? नहीं, दूसरे वाला। ये वाला केस बता रहे हो? नहीं, दूसरे वाला। ये वाला केस? हाँ जी भाई, ये वाला केस देखते हैं। इस वाले केस में देखो ना, ये यहाँ से यहाँ है, तब रो में चेंज आएगा
आएगी, सॉरी रो में चेंज आएगी 5 की और कॉलम में चेंज आएगी -5 की। ऐसे ही है ना? ये यहाँ से यहाँ पर आया सर रो में सॉरी ये मैंने रो में चेंज है -5 की और ये था 0 और ये था 8 और ये था 3, ये था 3 और ये था 4। यस सर ERI और ECI को ये यहाँ से यहाँ आया तो 5 - 0 is 5 और ये क्या है 3 - 8 is -5 समझ आई बात? ठीक है। बट मैं कहना चाह रहा था कि अगर 5 + 3 करें तो 8 आता है सर। हम ये चेक लगा रहे 5 + 3 करें तो 8 आता है। FCI के इक्वल हो गया ना। अगर ERI प्लस वो कहता है कि सर को हर किसी ये रो और कॉलम को ऐड करो और ये और रो और कॉलम को ऐड करो तो वो सेम आएगा। सर ये इधर ये खराब गलत है फिर। हाँ तो सर दूसरा उसके साथ बनाव है। ये गलत है ना, ये गलत है ना, ऑलरेडी फॉल्स है। लेकिन सर सिर्फ इस तरह के डायग्राम में काम आएगा, दूसरे डायग्राम में काम नहीं आएगा। हाँ एक मिनट बात सुनो, ये 8 0 से अगर मैं 8 0 से 7 1 पे चल रहा हूँ इस तरह के डायग्राम पे तो ठीक एक चलेगा। मिनट अगर मैं 8 0 से 7 1 पे चल रहा हूँ ये ठीक है? नहीं ठीक है, इसी को उल्टा करते हैं। ये क्या सर? ये ठीक है 7 1 भी एक ही आता है। इस तरह से मैं इसको उल्टा करते हैं। अगर 8 0 को 3 5 करते हैं 8 0 को 3 5 08 सर 2 6 करके हाँ क्या कह रहा हूँ? गलत है ना 7 है। हाँ गलत है 7 भाई 7 तो ये तो वैसे भी मेरे ख्याल में तुम ठीक है। अगर मैं इन दोनों के ऊपर ऐड करूं तो वो सेम आएगा। सर इसी ऑपोजिट डायगोनल है ना, जो दूसरी तरफ का ऑपोजिट डायगोनल है उसमें ये मैकेनिज्म सर 0 0 से आप लेकर जाए 0 चल जी वो भी तुम शायद ठीक कह रहे हो लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत नेचुरल बनता है। ये बहुत नेचुरल है कि आप रो में चेंज निकालें कॉलम में चेंज निकालें तो या तो दोनों की वैल्यू सेम होगी या दोनों की वैल्यू अपोजिट होगी। अब हमने ये और ये ले लिए, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? इसमें ऊपर डिक्रीमेंट होगा। इनमें दोनों में डिक्रीमेंट होगा तो दोनों की वैल्यू फिर भी सेम ही आएगी तो चेक वही का वही लगेगा। ये वाला चेक तो और चेक लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट हियर? इधर क्या होगा? इधर एक में डिक्रीमेंट होगा, एक में पॉजिटिव चेंज है और एक में नेगेटिव चेंज है। तो अगेन यही वाला चेक आप काम करते हैं। ठीक है तो एक्चुअली ये रिटर्न करना चाहिए तो नहीं ये रिटर्न कर ले बात करो। ऑलराइट ठीक है बताया गलत नहीं कर रहा दो में तो समझ में आया नहीं समझ में आया ये समझ में आया ये पहली बात समझ आई क्यों बात समझ आई यार बात समझ यार प्लीज बाइका और सॉरी अम्ब्रीनो अगर आपने बैठना था ठीक देखिए अहमद हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई ये डेल्टा आर है ना ये डेल्टा आर हम कंप्यूट करते हैं ERI माइनस SRI यानी रो में चेंज कितनी आई इस तरह डेल्टा सी निकालते हैं ECI माइनस S ये चेंज निकलती है कि आपने रो कितनी चेंज की है और कॉलम कितनी चेंज की है। उसके बाद मैं कहता हूँ देखो जो डायग्राम में देखो अगर मैं ये डायग्राम देखूँ तो इसमें क्या होता है रो में भी एक इंक्रीमेंट होता है रो में भी एक जितना इंक्रीमेंट होता है कॉलम में भी एक जितना इंक्रीमेंट इधर देखो तो ये क्या है ये उल्टा होता है ये भी उल्टा ही होता है रो में एक डिक्रीमेंट हुआ कॉलम में भी एक डिक्रीमेंट हुआ यानी कि डेल्टा इस पूरे डायग्राम के लिए जो मेरी कंडीशन है वो है डेल्टा आर डबल इक्वल टू डेल्टा यानी कि ये इसके लिए भी चल जाएगा और इसके लिए भी चल जाएगा समझ आई बात। अब जो चीज रह गई है वो ये है कि आप इस डायग्राम चेक करें इसमें तुम देखो तो रो में इंक्रीमेंट होता है और कॉलम में डिक्रीमेंट होता है तो विच मींस कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो डेल्टा सी की वैल्यू का अपोजिट है लेकिन वो क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम होगी अगर इसमें एक का चेंज हुआ तो उधर भी एक का चेंज होगा लेकिन नेगेटिव में चेंज इधर देखो इधर क्या होगा इधर भी एग्जैक्टली ये कॉलम जितना इंक्रीमेंट होगा रो उतनी डिक्रीमेंट होगी तो एक्चुअली जो
मूव जो है वो सिर्फ ये एक चेक है ना, ये बात समझ आ गई? ऑलराइट। अच्छा, एक छोटी सी चेंज, मैं इसको अब एक्चुअली इसको भी एक में कन्वर्ट करूंगा, और वो मैं ऐसे करता हूँ, एक फंक्शन होता है मैथ डॉट एच, मैथ साइन था, कॉस था, स्क्वायर रूट था, हमने बहुत सारे एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इंट, अहमद, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इंट, उसकी रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है एब्सोल्यूट, ABS, ठीक है? और इसको क्या पास होता है, एक इंट नंबर पास होता है, और ये एक नंबर ही रिटर्न करता है, हाँ, लेकिन उसका पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है, यानी अगर आप इसको -5 भेजेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 5 रिटर्न, यानी ये रिटर्न, यानी -5 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 5। अच्छा, +5 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 5। तो एक्चुअली ये हम ये फंक्शन है एब्सोल्यूट, ठीक है? अच्छा, ये जो बात आपने कंडीशन लगाई थी, डेल्टा R डबल इक्वल टू डेल्टा C और डेल्टा R डबल इक्वल टू -, इसको मैं एक कंडीशन में कन्वर्ट एब्सोल्यूट कैसे, इन दोनों के आगे मैं लिखता हूँ, इन दोनों के आगे लिखता हूँ मैं ABS। अब मुझे ये चीज बताने की जरूरत, सर इधर तो ABS की जरूरत भी नहीं थी, अब नेगेटिव वैल्यू आएगी, इधर तो पॉजिटिव नहीं, वो उसमें में चल जाएगा। तो आप एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि भाई चेंज की रो में डिग्री चेंज आई है और कॉलम में डिग्री चेंज आई है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, अगर वो दोनों के दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये आपने डाटा यूज किया, नो ट्रबल एट ऑल, ये बात समझा? सिस्टम डिफॉल्ट फंक्शन है। हाँ, ये ना मैथ डॉट एच में डिफाइन, ठीक है? ये ABS अगर तुम यूज करोगे ना तो वहां पर ऊपर मैथ डॉट एच इंक्लूड करेंगे, ठीक है? वैसे ये है बड़ा सिंपल सा फंक्शन, ये है बड़ा सिंपल सा फंक्शन, ये अगर नम की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो तो माइनस नम रिटर्न कर, एल्स नम रिटर्न, एक सिंपल सा फंक्शन, ठीक है? ये हमने ABS बना लिया और एब्सोल्यूट बनाने का हमें बहुत फायदा हुआ, और अभी मैं 2-3 दफा और भी आपको फायदा दिखाता हूं, ठीक है? ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी मूव, है ना? हमने ये 3 फंक्शन बना लिए, नो ट्रबल एट ऑल, ओके? चलिए जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब थर्ड फंक्शन, ठीक है? थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन पे आते हैं, इसका नाम है इज नॉट साउथ बट क्लियर। इसका बेटा पैरामीटर क्या पास होते हैं, वोट पास होता है, और SRI, SCI, ERI और यार अपने लिस्ट से बस, ठीक है? प्लीज जिसने इवन कर भी लिया है ये वाला फंक्शन, आई वुड सजेस्ट कि मैं एक और इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, एंड देन योर क्विज विल स्टार्ट, ओके? द सेकंड क्विज, दिस विल बी एक्चुअली योर एक्चुअल क्विज, ओके? तो पहले मैंने दिया था उसमें एक्चुअली वार्म अप दिया, तो बड़ा गौर से देखिए, ठीक है? अच्छा बेटा, मैंने नॉर्थ साउथ पाथ क्लियर को चेक करना है ना, मैंने अगर नॉर्थ साउथ पाथ को चेक करना हो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ से यूं भी जा सकता हूँ और मैं यहाँ से यूं भी आ सकता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, यानी मेरी मूवमेंट नीचे ऊपर भी हो सकती है और ऊपर से नीचे भी, ठीक है? बेटा पहला काम तो ये है कि हम ये चेक करेंगे कि ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी रो ने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, और इस केस में क्या होना है, हमारी रो ने इंक्रीज करना है। तो एक तो पहली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर आप ये चेक लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपका लूप डिक्रीमेंटिंग लूप होगा,
और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका लूप इंक्रीमेंटिंग लूप होगा। इंक्रीमेंटिंग लूपिंग आई प्लस प्लस होगा, ये बात समझ आई? और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो डिक्रीमेंटिंग लूप होगा। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, ठीक है। चलिए जी आगे चलते। तो पहले तो सबसे पहले काम ये करते हैं, हम एक चेक लगा। मैं कैसे चेक लगाऊंगा कि मेरा जो ये बताएं कि वो चेक क्या होगा कि अगर मैंने ये चेक करना कि मेरा जो नॉर्थ टू साउथ, मेरी नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट है, ये मैं चेक कैसे लगाऊं? ERI अगर बड़ा है Exactly. So if my SRI और ERI में क्या रिलेशन हो तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं ऊपर से नीचे आ स्मॉलर देन कि मेरा SRI यहाँ पर हो और ERI यहाँ पर, तो उस केस में मैं सिर्फ के अंदर आऊंगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने जो लूप लगाना है इसमें बहुत एसेंशियल बातें हैं दो जो आपने समझ ली। एक तो ये कि ये जो मैंने लूप लगाना है इसमें आपने ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है और ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है इसको इंक्लूड नहीं करना। सर क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि जब मैं कहता हूं मैंने रुख को मूव करना है तो मैं यहां से चलता हूं और मैं कहता हूं कि मैंने वहां तक जाना है, तो मुझे सिर्फ इसके दरमियान वाले पाथ को चेक करने की जरूरत है। वो तो आपकी डेस्टिनेशन है। सॉरी, जो क्योंकि वो मेरी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब ही होगी जब वहाँ पे कुछ नहीं होगा। नहीं, वहाँ पे किल भी होगी। अगर उसे इंक्लूड कर दिया तो फिर वो किल वाली सूरत में किल वाली सूरत में वो फॉल्स है। और अगर उसने ये इंक्लूड कर दिया कि जहाँ से वो चल रहा है तो वो तो वहाँ पर तो खुद पड़ा हुआ है। एक आगे चला जाएगा। तो एक आगे से शुरू करे हमेशा। अगर वो वहां से शुरू कर देगा तो वो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि पहली जगह पर तो उसको लाजमी बात है कोई ना कोई पीस मिल जाएगा। नेचुरल बात है। तो यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप अहेड। ऑलराइट, और एग्जैक्टली इसी तरह आप जहां तक जा रहे हैं उससे एक कम तक, क्योंकि हो सकता है वहां पर किल हो। लेकिन सर रास्ते में अगर कुछ किल हो रही है, हमें सिर्फ रास्ते में चेक करना है कि रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे किल भी हो रही हो, चाहे किल भी हो, रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब उसे डेस्टिनेशन दी कि मैंने वहां पर जाना है तो दैट प्लेस, आई मीन अप टू दैट प्लेस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लीन। ये आपका रूल है। सर अगर बीच में किल हो रही है तो इसमें यार किल नहीं होती ना, अलाउ नहीं होती। अगर आप यहाँ से वहां जा रहे हैं तो दरमियान में कुछ नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि जनाब ऐप से लकीर खींचूंगा सारा वो मारता रहता, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना। आप सिर्फ एक किल कर सकते हैं मैक्सिमम, आप मल्टीपल किल आपको अलाउ नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ गए? वो सुपर मूवी होता है। ठीक, चले जी। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि जहां से जहां पर जा रहे हैं वो पूरा का पूरा पाथ क्लीन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट इंक्लूड द बाउंड्रीज। तो जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको वो इग्नोर करना है, और जहां पर वो एंड होने जा रहा है उससे थोड़ा पहले +1 से स्टार्ट होगा -1 से। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझना कि क्या हर दफा +1 और -1 होगा? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चले जी स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये आप ऊपर से नीचे आए जरा। बाय द वे, डू यू वांट कि मैं ये वाला चेक पहले लिखूं या ये वाला लिखूं पहले? तो यही वाला है। चलो ये वाला लिखता हूं, कुछ बाद में वाला, ठीक है? अच्छा, हमारा लूप स्टार्ट हो गया। लूप में नॉर्थ टू साउथ आ रहा है तो हमारी रो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम रो लिखते हैं। रो हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? SRI से स्टार्ट नहीं होगी, अभी बता। SRI +1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? लेफ्ट हैंड ERI और यहाँ पर आ जाएगा R। ओके, अच्छा, so far समझ। यहाँ पर बहुत सारे
सारे लोगों ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने जानबूझ के गलती की और आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। हमने बेटा जो कहा था वो था कि यहाँ से सारा का सारा पाथ क्लीन हो, ऐसी है। तो उन्होंने अब लिखा, प्लीज जिन्होंने सही लिखा उनको खामोश करो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर आपकी वैल्यू, और वैल्यू क्या है बोर्ड पे, किसकी वैल्यू, ये वाला आर, और कॉलम हमारा चेंज नहीं होता वो, या चाहे आप ये वाला लिख दे चाहे आप ये वाला, फिर भी दोनों के दोनों सेम। तो हमने कहा कि SCR इफ दैट इज डबल इक्वल टू डैश तो वो रिटर्न कर दे ट्रू, और एल्स यही लिखे नीचे लिखे, नीचे लिखो, लूप के बाहर लिखो। अगर लूप के बाहर लिखेंगे ना एल्स तो वो तो वैसे ही कह देगा पॉसिबल नहीं, तो उसके इफ के साथ होना चाहिए। सारी बात है कि एल्स को यहाँ पे लिखा जाएगा, रिटर्न करते हैं फॉल्स, है ना, ऐसे है। चलिए आप इस कोड को समझेंगे ये क्या कहता है। ये कहता है कि मैं पहले R को लूप चला, यानी ये मेरा R +1 से शुरू हुआ, which means यहाँ पर से शुरू होता है। चले जी, वो पहली लोकेशन को चेक करता है और पहली लोकेशन पे लेट्स से डैश पड़ा था, तो वो ट्रू रिटर्न, तो वो कहता है अगर वो डैश है तो वो रिटर्न ट्रू करते हैं। ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है पहली जगह पे डैश पड़ा लेकिन दूसरी जगह पर कौन पड़ा हो, तो नहीं पर उस्मान, यस सर आगे। तो ये पहली जगह को देखकर डिसीजन नहीं ले सकता, ये पहली जगह को देखकर डिसीजन नहीं ले सकता। ये बिल्कुल वैसी बसी बात है कि आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, आप डिवाइडर से चेक कर रहे हैं, पहले डिवाइडर को आप चेक करें और ज्यादा ही कहते हैं कि पहले डिवाइडर 2 है उससे वो डिवाइड नहीं होता, यू इमीडिएटली रिटर्न ट्रू। आप नहीं कर सकते, आपको पूरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, किसी से भी डिवाइड ना होता हो, है ना, ये बात समझ आई? तो दिस कंडीशन कैन नेवर बी है। आप पहले डबल इक्वल टू ट्रू के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, आप नॉट इक्वल टू के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। क्या आप नॉट इक्वल टू के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर एक भी ऐसी स्पेस मिल जाती है जो कि नॉन एम्प्टी स्पेस हो, उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो क्या मतलब? सर लेकिन लूप करेगा रो बढ़ती रहेंगी, हाँ? तो अगली भी चेक करेगा, उसका भी चेक करेगा, तो सर पहली पे तो डिसीजन होगा, ये रिटर्न कर देगा, वो बाहर आ जाएगा, पहली में या वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अगर पहले में ही उसको नॉट इक्वल टू डैश मिल गया तो वो फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। लेकिन अगर उसको पहली पे डैश मिलता है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो उसका मतलब वो अगली पे चलेगा, फिर वो अगली पे चेक करेगा, अगली पे भी उसको डैश मिलती है, आगे चल जाएगा, फिर अगली में उसको डैश नहीं मिलती, आप उसको कोई वहां पड़ा हुआ पीस मिलता है, लेट्स से रुक मिलता है, तो आप क्योंकि वो नॉट इक्वल टू डैश है तो वो रिटर्न फॉल्स करता है। तो नहीं बात? हाँ, आप सवाल ये पैदा होता है, रिटर्न ट्रू भी तो करना था, वो कहाँ रिटर्न करेगा? लूप के बाहर कर, एल्स कहाँ पर? बाहर इफ चेक के बाहर सर पहले इफ चेक के बाहर सर, इफ का लूप क्या होता है? सर ये तो ब्रैकेट इसका ब्लॉक है, का ब्लॉक, तुम कह रहे यहाँ पे कर दोगे? नो इफ के ब्लॉक हाँ? बेटा यहाँ पर आने का पहले बताओ, यहाँ पर अगर आ जाता है तो मतलब क्या? मतलब के रास्ते से भी फोल्ड खत्म हुआ है, इसका मतलब है कि उसको पूरा रास्ता क्लीन मिला है। क्यों? कि अगर एक दफा भी उसको ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पर कोई और कैरेक्टर पड़ा था तो वो यहाँ से रिटर्न हो चुका होता। यहाँ पर आने का मतलब ही है कि यहाँ पर उसको क्या मिला है? उसको क्लीन मिला, तो इस केस में वो रिटर्न ओके यार। लिसन, बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे हैं यहाँ पर एल्स रिटर्न ट्रू कर, ये बहुत ही गलत बात है। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात, ये वो बात है जिस पे मैं ऐसे बच्चों के पास नहीं सर इसको बता दें कि ऐसे लगाएंगे तो सर ये जहाँ पर लगाएंगे नहीं, इधर इंसान ऐसे लगाएंगे, इधर एल्स लगाने का बेटा मतलब क्या है? इससे ऐसा लगाने का मतलब है कि इस फॉर लूप का एल्स नहीं, क्या बात, फॉर लूप का एल्स होता है? नहीं मैं आपसे पूछा कि लगाएंगे तो वो एरर देगा, मैं तो यहाँ पर एल्स लगा ही सकता। हमेशा किसी इफ का एल्स होता है,
किसी फॉर का एल्स नहीं होता, ठीक है? इसके लिए if लगा तो हुआ है। तो वो तो फिर एल्स यहाँ आना चाहिए, लेकिन इस एल्स का मतलब कुछ और है। इस एल्स का मतलब ही कुछ और है। इस एल्स का मतलब क्या है? ये ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, ये नीचे से ऊपर जा रहा। बड़ी एल्स का तो ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ, समझ में आई बात? ठीक है? और इस एल्स में वो इसके इफ में आने के बाद कभी जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात। यानी इधर अगर तुम इधर एल्स लगाओगे तो इस एल्स में रिटर्न टू का मतलब तो वो कभी इधर आएगा ही नहीं। तुम के अंदर से होके आ रहा है तो वो तो कभी इसके अंदर एल्स के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इस इफ को एग्जीक्यूट करता हुआ आ रहा है, तो इसके एल्स में तो वो आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात। ऑलराइट, तो यहां पर रिटर्न ट्रू। अब सवाल बेटा ये है कि ये एल्स हम कैसे लिखेंगे? इस एल्स का बेटा मतलब क्या था? ये तो इसका मतलब है कि SRI is less than ERI, यानी ऊपर से वो नीचे आ रहा है। और इस एल्स का मतलब क्या है? इस एल्स का मतलब ये है कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये बात है ना? और इस एल्स में क्या लिखने की जरूरत है कि ये where ERI is less than SRI लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने ही ये नॉर्थ साउथ पाथ क्लियर लिखा था, तो उसमें नॉट इक्वल टू कंडीशन थी ही नहीं। देख लो एग्जैक्ट तुम्हें फिगर आउट कर लिया, मेरी जो जमाई आ रही है ना। नहीं सर अभी तक तो नहीं है। ऑलराइट, सर नहीं पता था क्या ये मेरा वाकई हो रहा था। चलो मैं आगे बड़ा नीचे है। ये एक वक्त में जगह में छोड़ा। चलो भाई, प्लीज डिस्कस करें कि जो इसका एल्स पार्ट है जिसमें हमने नीचे से ऊपर जाना है। अमरीन बंद करें, दवा बंद करें प्लीज, या बाहर निकल जाए आप प्लीज, या बाहर निकल जाए करें आप, ये कोई तरीका नहीं है। अब बेटा नीचे से आपने ऊपर जाना, ठीक है? जब नीचे से ऊपर जाना है तो इसका मतलब क्या है? प्लीज डिस्कस करें और ये कंप्लीट करें कि ये प्लीज राइट